चेहरे की चुनौती, क्या होगी रणनीति? छत्तीसगढ़ बीजेपी किस चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी? कौन संभालेगा चुनावी कमान? ऐसे कई सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ की सियासत में, छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सवालों का जवाब फिलहाल बीजेपी भी ढूंढने की कोशिश करती नजर आती है। हालांकि बीजेपी हाईकमान ये इशारा दे चुका है कि चुनाव से पहले कोई चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। फिलहाल तक की स्थिति में तो यही कहा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी के हर दांव पर पैनी नजर रखती है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो अब तक ये कह रहे थे कि बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं का टिकट कटेगा, अब वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अब भी रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत जैसे नेताओं का चेहरा ही सामने रखेगी, क्योंकि इनके अलावा इनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। अब सवाल है कि सीएम के बयान के मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस बीजेपी को अपनी पिच पर ही मुकाबला करने के लिए नया दांव खेल रही है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त स्टूडियो में हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी, और साथ ही मेरे साथ में अमित चिमनानी जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। उससे पहले एक बार सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे विषय पर जब उनसे सवाल किया गया बीजेपी के चेहरे को लेकर, तो उन्होंने क्या कहा। हम तो पिछले समय भी जब रमन सिंह के चेहरा किए थे तब भी लड़े थे और 15 सीट में समेटने में सफल हुए थे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया और वही चेहरे फिर से हैं। चाहे वो कोई चेहरा ना हो, सामूहिक नेतृत्व में लड़े तो चेहरा कौन सा है? रमन सिंह का चेहरा कौन सा है? बृजमोहन का चेहरा कौन सा है? अमर अग्रवाल का चेहरा कौन सा है? राजेश मूणत का? यही चेहरे थे जो 2018 में पीट गए और वो चेहरे फिर सामने रखेंगे। उसके अलावा उनके पास है क्या? तो जो चेहरे पहले थे वही चेहरे फिर सामने रखेंगे। पिछले बार जो चेहरे सामने थे उनको हमने बुरी मात दी है। अब एक बार फिर से वही चेहरे सामने होंगे, क्योंकि उनके पास और है क्या, ये बात उन्होंने कही है। अमित चिमनानी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। क्या प्रतिक्रिया सीएम के इस बयान पर? हाँ, मेरा सबसे पहले निवेदन रहेगा कि हम बारी बारी बात करें, कोई किसी को इंटरप्ट न करे, इसकी प्लीज जिम्मेदारी आपकी होगी। मुख्यमंत्री जी के बयान मुझे चौंका रहे हैं, प्रदेश की जनता को भी चौंका रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि सबके टिकट कट जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, पुराने चेहरों पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। तो आखिर मुख्यमंत्री जी, जिनके खिलाफ ये प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, वादा खिलाफी हुई है, भ्रष्टाचार से आखंड डूबे हुए लोग हैं, अधिकारियों के घर से सोना चांदी पैसे निकल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री उन चीजों के बारे में बात नहीं करते हुए कभी कुछ कहते हैं, फिर अपनी ही बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि जनता ने गलत चुनाव कर दिया। जनता ने टाइम पास करने वाले लोगों को कुर्सी दे दी है, जो रोज आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे टीका टिप्पणी करते हैं और चले जाते हैं। अरे भाई, आपका जो काम है आप वो करिए ना। आपके प्रति जो जनता के सवाल हैं उसके जवाब दीजिए। आपको जो वादे पूरे करने हैं उसके ऊपर बात करिए। आपको जो समय बचा हुआ है उस पर काम करिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कभी आप प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब भी खुद दे देते हैं। मुझे लगता है कि ये जनता ने जो वोट दिया है उस वोट का अपमान है। नहीं, लेकिन चिमनानी जी, अगर वो चेहरे को लेकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि ये तो वही लोग हैं जिनको 2018 में हमने बड़ी हार से, बड़े अंतर से हराया था, और अब एक बार फिर से वही चेहरे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास तो कोई दूसरे चेहरे ही नहीं है। अब ये सामूहिक चुनाव लड़े या किसी एक को आगे करें, जीत तो कांग्रेस की होगी, वो ये दावा भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी खुद चेहरा थे क्या 2018 के चुनाव में? सरगुजा में टीएस सिंहदेव जी को चेहरा बना दिए थे, और जहां मुख्यमंत्री जी आते हैं पाटन में, वहां पर दो और कैंडिडेट थे, ताम्रध्वज साहू जी और भूपेश बघेल जी, और कोरबा बेल्ट में चरणदास महंत जी को मुख्यमंत्री का दावेदार बता दिए थे। इसीलिए तो विवाद हुआ 2.5 साल का। इन्होंने जनता को हर प्रकार से भ्रमित किया। इनकी खुद की पार्टी 2018 में बिना नेतृत्व के लड़ी थी और रोज आ जाते हैं बात करने। अरे किस हक से आते हो? आप खुद लड़ चुके हो। अभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने चुनाव लड़ा, कौन था इनका चेहरा? अभी त्रिपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं, या कई प्रदेशों में चुनाव लड़े, बिना चेहरे के लड़े।
मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो जनता ने जिम्मेदारी दी है उससे भागते क्यों हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी धरने पर बैठे हैं, किसान अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं, नियमितीकरण करने वाले मुख्यमंत्री जी को बुलाते हैं तो मुख्यमंत्री जी जाते नहीं हैं। इनका सवाल का जवाब देंगे या फिर भाजपा रटते रहेंगे, ये कांग्रेस तय करे। जी धनंजय जी, क्या कहेंगे इस पर? मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उसके संदर्भ में भी, और अमित चिमनानी जी ने बात जो कही है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया धनंजय जी। देखिए, जैसे अमित चिमनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी क्यों कहते हैं, तो मैं सवाल चिमनानी से पूछ सकता हूं कि चिमनानी जी होते कौन है हमसे सवाल पूछने वाले? कौन होते हैं चिमनानी? अमित चिमनानी कौन है जो हमसे सवाल पूछेगा? प्रदेश की जनता ने हमको चुना है, हम प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। किस आधार पर अमित चिमनानी हमसे सवाल पूछने का हक जता रही है, मुझे पहले बता दे। अगर आप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सवाल उठाए गए उस पर आप ये सवाल उठाते हैं तो आपको भी इस प्रदेश में सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और बुरी तरीके से नकार दिया है। 15 साल तक जो कमीशन खोर की सरकार थी, 15 साल तक जो किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार रमन सिंह की सरकार थी, 15 साल तक जिन्होंने गरीबों के अनाज में घोटाला करने का काम किया, 15 साल तक जिन्होंने विकास कार्यों के नाम से घोटाला और बंदरबाट करने का काम किया, वो किस मुंह से सवाल पूछते हैं प्रदेश की सरकार से जो जनता के वादों को 90% पूरा करने का काम किया है? पहले उस सवाल पूछने लायक तो आप बन जाइए, फिर आप सवाल पूछेगा। क्योंकि ये सवाल इसलिए जवाब दे रहा हूं मैं क्योंकि आपने शुरुआत इसी से किया था। दूसरी बात, 2018 में हम प्रदेश के अध्यक्ष रहे हमारे भूपेश बघेल जी, उनके नेतृत्व में हमने इस प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम किया है और 15 साल की कमीशन खोर और भ्रष्ट रमन सरकार को उखाड़ फेंकने में हमने कामयाबी हासिल की है। वही तो है रमन सिंह जी जिनके शासनकाल में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ। वही रमन सिंह है जिनके दमाद ने डीकेएस के सरकारी अस्पताल को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने का काम किया। वही अभिषेक सिंह इनके पुत्र है जिनके पनामा में पेपर है, जिसे रमन मेडिकल स्टोर के नाम से भी पता डला हुआ है। ये वही बिजमोहन अग्रवाल है जिन्होंने झलकी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का काम किया। ये वही राजेश मूणा थे, इसके जमाने में स्काई वॉक घोटाला हुआ है, एक्सप्रेस वे घोटाला हुआ है। और ये वही राजेश मूणा था जिन्होंने वियतनाम के पुल को छत्तीसगढ़ के पुल बताकर एक भ्रष्टाचार करने का काम किया था। और वही अमर अग्रवाल है जिन्होंने शराब के सरकारीकरण करने का काम किया और शराब का पैसा कमीशन हुआ था। इन तमाम बातों को लेकर हमसे सवाल ना पूछे अमित चिमनानी जी। आपको तो प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है, लिहाजा आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, ये बात तो धनंजय जी कह रहे हैं। क्या कहेंगे चिमनानी जी? हितेश जी, अगर जो विपक्षी दल है उनको अगर सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो किसको अधिकार है? सर, ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो शासन होता है उससे विपक्ष सवाल पूछता है। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता इतने तिलमिला क्यों गए और पर्सनल होकर ये कौन होते हैं वो कौन होते हैं, इससे आप सवालों से बच नहीं पाएंगे। और जहां तक जितने नाम हमारे साथी सम्माननीय साथी प्रवक्ता कह रहा हूं, उन्होंने मुझे किस तरह संबोधित किया वो उनके संस्कार है, मैं उन्हें सम्माननीय साथी प्रवक्ता कह रहा हूं। बात करें, मैं सम्माननीय साथी प्रवक्ता कह रहा हूं। संस्कार उतार दूंगा अपना, सब बताएं मुझे संस्कार सिखाने कृपया ना करें, ना तो आप मेरे गुरु हैं ना ही कोई संस्कार ना सिखाए। अपनी बात रखें आप। ठीक है, ठीक है, आपसे ज्यादा संस्कार मुझे है। और जिस प्रकार से बदतमीजी शुरुआत में आपने की है ना मुख्यमंत्री जी को लेकर, वो पूरा प्रदेश ने देख लिया। कौन होते हैं आप सवाल पूछने वाले? आपको जनता ने नकार दिया 2018 में। मैंने कहा ना, ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री जी कौन सवाल उठाते हैं। मैंने किसी का सवाल उठाने में पता नहीं, जवाब ले लेते हैं। तो मुझे संस्कार दीजिए, जवाब दीजिए आप। जी चिमनानी जी, मैंने पहले ही कहा था कि सभी अपनी बारी में सभ्यता में बात करेंगे, इंटरप्ट नहीं करूंगा। असभ्यता करेंगे तो जैसे सवाल करोगे उतना जवाब दूंगा मैं। नहीं, ठीक है, सभ्यता में स्वागत करूंगा। आप कितनी भी बदतमीजी कर लीजिए, बदतमीजी करोगे उससे ज्यादा बदतमीजी करूंगा। कौन होता है आप सवाल पूछने वाले? किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री से? आपको 2018 में जनता ने नकार दिया है, चावल चोर सरकार को निकाल दिया है, भ्रष्ट आदमियों को निकाल दिया। कौन होता है आप सवाल पूछने वाले? सवाल पूछने वाला मुख्यमंत्री से? धनंजय जी, मैं नहीं सवाल पूछने का नहीं, अगर ये बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल जी सवाल पूछ रहे हैं तो इनको पहले समझा दीजिए कि सवाल दोनों ओर से पूछा जाता है। अच्छा ठीक है धनंजय जी, सवाल और संस्कार और सभ्यता सवाल बेहतर होगा आपके लिए। धनंजय जी चलिए, सवाल मैं पूछ रहा हूं, हमें तो पूरा अधिकार है, बिल्कुल सबका अधिकार है। हम ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से यहां पर बीजेपी कह रही है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है, बीजेपी पर बात करने के लिए बीजेपी पर फोकस किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी की समस्याएं जो हैं, उसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, कई नियमितीकरण की समस्याएं हैं, वो अपराध को लेकर भी बात करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरीका से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो मुद्दा है,
ना तो नेता है, ना इनके पास कोई नीति है। ये अपराध में किस हिसाब से सवाल पूछते हैं? इनके ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जिसके बेटा पलाश चंदेल के ऊपर एक आदिवासी बालिका ने रेप का आरोप लगाया है, पीड़िता को मदद करने के लिए भाजपा नेता उस रेपिस्ट आरोपी को बचाने का है। ये किस आधार से अपराध की बात करते हैं? जो भानु प्रतापपुर के चुनाव में ब्रह्मानंद नेता रेपिस्ट को टिकट देते हैं, ये किस आधार पर बात करेंगे? जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वाली भारतीय जनता पार्टी अपराध में सवाल ना पूछे, क्योंकि अपराधी तो पूरा भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरे की बारी में भी ये बोलेंगे तो चलेगा नहीं। मेरे से सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ, कर ली थी। मेरे से सवाल पूछा, सवाल पूछा मैंने, आपका ही तो सवाल पूछा है मैंने। मेरे से सवाल, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी तो आ रहा हूँ, आपके पास भी तो आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, पूछा गया है तो मैं आपके उसका पास जवाब भी दे रहा हूं। ठीक है, बोलिए, संक्षेप में बोलिए, मुझे उनके पास मैं बोला ना, तो बलात्कारी तो बचाने का भाजपा करती है, अपराधी भाजपा में पाए जाते हैं। शराब तस्कर जयराम दुबे महाराष्ट्र से शराब तस्करी करके ले आ रहा था, ड्रग तस्कर जो पकड़ा गया उनके अमर अग्रवाल के साथ अरुण साहू जी के साथ फोटो थे। नक्सलियों को सप्लाई के रूप में भाजपा नेता गिरफ्तार होते हैं। मेरा कहने मतलब अपराध में आप सवाल तब पूछो जब अपने पार्टी से अपराधियों को बाहर निकाल सको। आज पूरे बलात्कारी को बचाने भाजपा के लोग लगे हुए हैं। चिमनानी जी आपसे आना चाहेंगे ये सवाल मेरा आपसे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में बड़ी चुनौती तो है, क्योंकि जो सीटों का अंतर है 14 और 71 का, इस सीटों के अंतर को पाटना एक बड़ी चुनौती होगी। चेहरे को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और समग्र रूप से चुनाव लड़ना है, ये बात भी निकल के सामने आती है। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक ये वार जो किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुखिया की तरफ से, इसको लेकर किस तरह की रणनीति, क्योंकि जनता के बीच में भी जाएंगे, क्या रणनीति है? क्या कोई चेहरा सामने रखने वाले हैं या समग्र रूप से चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं पहले स्पष्ट करूं कि कांग्रेस का जो आचरण है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, भेंट मुलाकात पे हमने देखा कि उन्होंने कैसे वहां लोगों को डराया धमकाया, चाहे हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखें, ये लोकतंत्र की हिमायती है ही नहीं। ये जो इनसे सवाल पूछे अच्छा, पहले उनको बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी बोलने दीजिए, देखिए उनको बात तो बोलने दीजिए, अगर आचरण पर तमीज पहले सीख के आए। सारे बदतमीज नेता उनको बोला, उनकी बात तो पूरी दीजिए। मेरा सवाल है, किसानों को चिमनानी जी आप सवाल पे रहिए ना, अपराधियों को जयकारा लगाते हैं। चिमनानी जी आप सवाल पे रहिए ना, ठीक है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, परिचय है वो धनंजय जी, ठीक है। हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जिस प्रकार की अभद्रता सामने से होगी, मैं चिमनानी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, चिमनानी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मुझसे मुखातिब होइए ना। भाजपा में नेता सब बदतमीज हैं। नहीं, ये देखिए देखिए धनंजय जी, देखिए एक बात बहुत क्लियर कर दो, एक रुकिए चिमनानी जी रुकिए एक बार, चिमनानी जी सुनिए, ये एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये कार्यक्रम IBC 24 का है, ये आप दोनों का मंच नहीं है, ये आप दोनों की पार्टी का मंच नहीं है ये। अगर मुझसे मेरी बात सुनिए धनंजय जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये IBC 24 का मंच है, नहीं इस पर नहीं, ठीक है, तो इसको आप अपनी नहीं, आप अपनी राजनीति का मंच इसको ना बनाए, नहीं, ठीक है। मैं सवाल कर रहा हूं, वो मुझसे मुखातिब हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बारी आएगी, आप भी जवाब दीजिएगा। चिमनानी जी, यही निवेदन मेरा आपसे भी है। चिमनानी जी, आप मुझसे मुखातिब हुई, मेरा सवाल था, उसका जवाब दीजिए। सवाल क्या है आपका, दोहराइए। मेरा सवाल यही था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? क्या सिर्फ एक चेहरे को लेकर आगे जाने वाले हैं या समग्र रूप से सब तरफ से? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये जो बड़ा अंतर है इसको कैसे पाटा जाएगा? जी चिमनानी जी। देखिए, ऐसे कई चुनाव हुए, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हमारे पास बहुत कम सीटें थी, लेकिन हम वहां पर एक बड़े मार्जिन से न सिर्फ विधानसभा चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव भी जीते। और ये जो अंतर है माननीय हितेश जी, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत हमने लोकसभा चुनाव में इसके अंतर को पाट दिया। लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा को देखें तो 65 से 66 विधानसभा में हमारी जीत हुई थी, तो अंतर तो 6 महीने में हमने पाट दिया था। लेकिन आज जो कांग्रेस की कार्य पद्धति है, जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से अराजकता चल रही है और बाकी जिस प्रकार से जो चल रहा है सभी लोग देख रहे हैं, एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी 4 साल में खड़ी हो गई है। सरकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी जवाब देने की जिम्मेदारी है वो खुद सवाल करती है, और उससे कोई सवाल करता है तो फिर बीच में बोलने लग जाते हैं ये लोग। इसीलिए ही जनता में नाराजगी है। विपक्ष के सवालों का जवाब देना, जनता के सवालों का जवाब देना, ये नैतिक जिम्मेदारी है। आपसे कमेंट चाहूंगा, फाइनल कमेंट के रूप में जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड बीजेपी जी मेरे पास समय की कमी है, बहुत संक्षेप में रखिएगा जी। जितने भी हमारे सम्मानीय प्रवक्ता ने नाम गिनाए, अपराधी बोला, कमीशन खोर बोला, 4 साल से इनका शासन है, एक चवन्नी का अपराध इन्होंने साबित नहीं किया। ठीक है धनंजय जी,
लगातार बीजेपी ये कहती है कि ठीक है 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो पूरी तरह से बाजी पलट दी गई थी। लिहाजा वो कहते हैं कि इसी तरह की स्थितियां 2023 में भी देखने को मिलेगी। क्या रणनीति रहेगी? देखिए, एक बार झूठ बोलकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को भरमाने का काम किया, और दूसरे बार भी एक बार जनता से इस बात का आह्वान किया कि राम मंदिर निर्माण के नाम से उनको एक बार वोट दिया जाए। लेकिन दूसरे बार में भी राम मंदिर निर्माण का काम वो पूरा नहीं कर पाए। माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद राम मंदिर बन पाया है। आज पूरा देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, जनता के वादों को पूरा नहीं करते। 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की हम बुरी गति होगी, और 2024 में भी नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्र से वापसी है, क्योंकि इनके पास ना तो नीयत है ना तो नीति है। किसान के विषय में बात नहीं करते। किसान अगर कोई मांग करता है तो उसको आतंकवादी बोल दिया जाता है भाजपा नेताओं के द्वारा। युवा अगर रोजगार मांगता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया जाता है। अगर महंगाई पर सवाल करो तो उसको उपहास उड़ाया जाता है कि राष्ट्र हित में महंगाई बेहतर है। जनता देख रही है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। एक बार भावनाओं में आपने वोट ले लिया तो 2024 में भी केंद्र में सरकार की विदाई है। 23 में अभी मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूं। जिस प्रकार से इनके हालात हैं, लगातार अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं, चाहे रमन सिंह के एसआईटी के मामला में कर लूं, जिसमें भाजपा के नेता न्यायालय जाकर एसआईटी जांच को रुकाने का काम किए हैं, और अभी राजभवन में भी शिकायत की गई है, पता नहीं वो कब अनुमति देते हैं। तो प्रदेश जनता को पता है कि 15 साल में कैसे खोखला इस प्रदेश को किया गया है। तो 2018 में अगर इसी चेहरे में चुनाव लड़ेंगे, हम 2023 में अधिकांश सीटों में और जीत दर्ज कराएंगे। या 14 सीट में हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी के नेताओं के कमेंट्स को आपने सुना। दोनों ये कह रहे हैं कि एक बेहतर रणनीति के साथ दोनों ही आगे चल रहे हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि चेहरा मायने नहीं रखता, चेहरे के साथ साथ जिस तरह से एक रणनीति के साथ बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ रही है, समग्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और इसका असर देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये कहती है कि चाहे जिस चेहरे को सामने रख लो, जीत तो हमारी होगी। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि ये जो समय बचा हुआ है इसमें दोनों ही पार्टियां किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।